बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, आइन में 27वीं तरामीम के चर्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे ताकतवर तरीन शख्स बन जाएंगे। मार्के हक में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, उसके बाद लगता यह है कि सैयद आसिम मुनीर की कामयाबियां कदम चूम रही हैं और अब वो तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह बन जाएंगे। साथ ही कुछ तरामीम हैं वो अदालती अमूर के हवाले से। आइनी अदालत का क़याम, एक नई अदालत बनेगी इस्लामाबाद के अंदर और इस आइनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर मानने लाजमी होंगे। फिर वज़ीर आज़म को इस बात की भी इजाज़त दी जा रही है कि वह अपने साथ मशीर रख सकेंगे। वज़ीर आज़म को भी सदर पाकिस्तान की तरह इम्यूनिटी हासिल होगी। ये तरामीम तजावीज़ करके पेश कर दी गई हैं। अब इस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन इख्तलाफात तो रहे, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से या NFC के हवाले से जो इख्तलाफात थे, क्या वो इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं या उसका कोई रास्ता निकाल लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर इन तरामीम की जरूरत क्यों पेश आई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हमाद हसन साहब भी हमारे पास आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, जबकि दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हुज़ैफा रहमान साहब, जरूरत क्यों महसूस की गई? आपकी जमात तो खुश नजर आती है कि चलें कुछ ना कुछ चीज़ों पर इत्तफाक राय हो गया, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप पीपल्स पार्टी से ना मनवा सके और इस तरामीम की जरूरत आखिर क्यों थी? देखिए जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि आप खुद बहुत बाखबर हैं। आपके सामने है कि 18वीं यानी तरमीम की कुछ शिकें थी और NFC अवार्ड था और इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स के हवाले से मामला थे, उन पर भी पार्टी ज़ाहिर एग्री नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, अर्ज ये है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं है। बेसिकली आपको याद होगा कि ऑपरेशन जो मार्केट था, उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि उसके अंदर ज़ाहिर है अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, लेकिन बीइंग डेविल्स एडवोकेट आपके तमाम अस्करी और सियासी दिमाग सर छोड़कर बैठे कि किस तरीके से भारत ने आप पर हमला किया और किस तरीके से आपने रिस्पॉन्स दिया। इवन के आपके सामने मैं रख देता हूं कि जब भारतीय कोई 80 से ज्यादा तैयारे फिजा में बुलंद हुए तो आपके पास 4 से 5 मिनट थे रिस्पॉन्स लेवल के, लेकिन आपकी एयरफोर्स ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की गाइडेंस में रिस्पांस दिया। वज़ीर आज़म साहब मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन ये जरूर सोचा गया कि खुदा ना खास्ता रिस्पांस लेवल लेट भी हो सकता था, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज सामने आ जाते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो दुनिया में जंगों के हवाले से जो जदीद तरीके जो है मुतारिफ करा दिए गए हैं, उसके मुताबिक हम खुद को ढाल लें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा बहुत पुराना था, तो देखा गया कि आपकी तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए लाजमी एक ओहदा होना चाहिए। और इस हवाले से अल्लाह ना करे दोबारा आपका जो रिवायती हरीफ है वो कोई शैतानी करने का सोचे, तो कम अज कम कोऑर्डिनेशन और फैसला साजी में ताखीर की वजह से कोई नुकसान ना हो मुल्क का, कौम का, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये तरामीम की गई ताकि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया जा सके। और उसके अंदर ज़ाहिर है बाकी चीजें भी जब तरमीम आ रही थी तो ये भी देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लीगल फर्टिलिटी की तरफ से राय थी कि बाकायदा तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी तश्कील से सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में ओवरलैपिंग हो रही है। ना अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है, चीफ जस्टिस के पास जो होना चाहिए बेंचेस की तश्कील का, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के पास है। तो इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो दुनिया भर में है पड़ी। तो इस तरीके से और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो उससे लिंक थी। तो इसमें लीगल फर्टिलिटी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं उनकी ओपिनियन को देखते हुए फैसला किया गया है। तो बाकी जो चीजों में पार्टी एग्री नहीं हुई, ज़ाहिर है पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है, 2/3 का जो फिगर है वो हम उनके बगैर क्रॉस कर ही नहीं सकते थे। हमारी ख्वाहिश थी कि NFC अवार्ड के हवाले से भी नजरसानी होती, बाकी एक दो चीजें जो कि सूबों को डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं वो वापस फेडरल के पास आते। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ हुज़ैफा रहमान आपकी तरफ। कादर मंदोखेर साहब, ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौंसल में जाके इसको ज़ेर बहस लाए, इस पर मुशावरत हुई, फिर फैसला हुआ कि जी ठीक है 243 के हवाले से आप सपोर्ट करेंगे, आइनी अदालतों के हवाले से आप सपोर्ट करेंगे, दीगर तरामीम पे आपने सपोर्ट ना करने का ऐलान किया। क्या आप समझते हैं कि उन पे भी डायलॉग बातचीत होती
तो कुछ ऐसी रास्ता निकल सकता था कि जनाब तरामीम जो जरूरी हैं वो कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब, बिल्कुल यकीनन आइन में एक शिक है 239 जिसके तहत अगर किसी हुकूमत के पास अक्सरियत हो या ना हो तो ये बिल पेश करने में कोई भी हुकूमत कोई भी अपोजिशन कर सकती है आर्टिकल 239 के तहत। अब सवाल ये कि जो पहले दिन जो बिलावल भुट्टो साहब से वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की और उनको जो बिल उसके सामने रखे, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 दिन इजलास हुआ और 2 दिन इजलास की कंक्लूजन ये निकल आया कि जो 243 है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो ज़फ़र रहमान साहब ने तफसील बताया, तो उस पे तो कोई हमें एतराज नहीं है। ठीक है, अगर पाकिस्तान जहां एक तरह हिंदुस्तान है, उनका साथ कई जंगें हो चुकी है और अब भी वो जो ना वो इधर उधर की धमकियां दे रहा है। फिर दूसरी बात, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात तो कशीदा होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान जो है ना वो मुतहद रहना इंतहाई जरूरी है और इनके कमांड किसी एक के पास भी होना जरूरी है। तो ये इसमें तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। बाकी जो आईनी अदालतों के हवाले से आपने भी जिक्र किया है, मिसाक की जमहूरियत जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की भी दस्तखत है, मौलाना साहब ने भी उनको ओके किया था प्रिंसिपल लिए, तो उसमें आईनी अदालतों का जिक्र है। पिछली अगर आपको याद होगा 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी चाह रही थी, नून लीग भी चाह रही थी कि आईनी अदालत हो, लेकिन मौलाना साहब और पीटीआई जो है ना उनको मान नहीं रहती। तो हमने उनके तजावीज मान लिए कि चलो आईनी बेंच बना जाए आईनी अदालत के बजाय। तो वो उस पर भी पीपल्स पार्टी को यकीनन कोई एतराज नहीं है और साथ साथ पीपल्स पार्टी एतराज के साथ साथ ये भी अपना जो इनपुट जिसको मशावरत कहते हैं वो देना चाहती है कि ये जो ना वो उनकी जो जजेस है उनकी जो तादाद है या उनको जो चारों सूबों से जो ना उनकी मसावी नुमाइंदगी हो ताकि कल किसी को शिकायत ना हो। और बाकी जो तजावीज है उसके हवाले से जो वज़ीर आज़म भी इस्तिस्ना हासिल हो, यकीनन ये भी एक मेरे हिसाब से बेहतर वो है कि इस्तिस्ना अगर सदर को हासिल है, गवर्नरों को हासिल है, तो वज़ीर आज़म को हासिल क्यों ना हो। तो इस पर भी बात की जा सकती है, चूंकि ये तकरीबन 49 ने शिक मजीद लिया है तो उसके ऊपर यकीनन डिबेट होगी और इसके बाद जिस पे पीपल्स पार्टी एग्री करेगी वो साथ देगी, जिस पे एग्री नहीं करेगी तो वो नहीं देगी साथ पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक है। हमारे हसन साहब, पीटीआई ने तो यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन अगर पीटीआई को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश हुकूमत करती तो अच्छा नहीं था। पीटीआई तो कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं हो, कहते जी हम तो इसको बिल्कुल हर सतह पे मुस्तरद करते हैं। देखिए मलिक साहब, आईन की तख्लीक या तरामीम इसकी अपनी एक रवायतें हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसी रवायतें हैं। यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या वली खान और भुट्टो के ताल्लुकात ठीक थे? क्या जमात इस्लामी के साथ ताल्लुकात ठीक थे? जमात इस्लामी के अखबार को बंद भी किया था। प्रोफेसर गफूर साहब समेत कई अहम रहनुमा जेलों में थे। चौधरी ज़हूर इलाही मत जेल में थे। बहुत सारे अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब अलग से नाराज थे। मुफ्ती महमूद साहब को असम्बली से बाहर फेंका गया। ये उसी दौर में ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आया तो सारे इकट्ठे बैठ गए थे और सब ने अपना इनपुट दिया था। सबके साथ मुशावरत हुई थी। हफीज पीरजादा भी मुशावरत करते रहे, भुट्टो साहब खुद भी करते रहे और फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अगर हम ये जवाब तराशे कि भाई पीटीआई जो है वो उनके अंदर एक नासमझी है, उनके अंदर एक ज़िदबाजी है, तो हम उनको खारिज करें, तो भाई हम उनको क्यों खारिज करें, क्यों निकाल दें? उनको बार बार राजी करना चाहिए। उनके पास एक मैंडेट तो मौजूद है ना, अवाम ने मैंडेट दिया है, ठीक है। उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, वो सियासी और जमहूरी हवाले से कोई काम नहीं कर रहे हैं, संजीदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उनको खारिज नहीं कर सकते। वो इसी पार्लियामेंट, इसी जमहूरियत का हिस्सा है और उनको अवाम का मैंडेट मिला है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त, यानी एएनपी को हम इत्तेहादी जमात कह लें चले, लेकिन एएनपी के पास मैंडेट नहीं है, तो फिर पुख्तूनों की नुमाइंदगी कौन करेगा? एमक्यूएम के पास कराची का मैंडेट है, तो क्या वो पुख्तूनों की नुमाइंदगी करेंगे? तो इसी तरह एक स्प्लिट ओपिनियन भी सामने आ रहा है, यानी वो कंसेंसस नहीं है, इत्तेफाक राय नहीं है। इत्तेफाक राय पैदा कर ले, तमाम जमातों को इकट्ठे बिठा दे, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए, उनके जो रिजर्वेशन हो उस पर गौर किया जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अगर मामलात आगे नहीं बढ़े और तरमीम सिर्फ इस बुनियाद पर लाई गई कि हाँ भाई हमें, हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है और हम तरमीम ला सकते हैं,
तो ठीक है, वो तरमीम तो आप कानूनी तौर पर तो ये आपका हक बनता है, लेकिन अखलाकी तौर पर बहुत मुशावरत से आप महरूम रह जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे साहब एक ब्रेक लेने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदे से कितनी हमारा दिफा मजबूत होगा। फिर खास तौर पर अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो हमें इंटरनली एक्सटर्नली जो मामलात हैं हमारे, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। और अगर दुनिया भर के जो इस वक्त डिफेंस के निज़ाम को देखें तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि एक कमांड जो है, सुप्रीम कमांड एक ही फ़र्द के पास होती है, ताकि एक कोलैबोरेशन के साथ, एक मुशावरत के साथ मुल्क का दिफा भी किया जा सके, और अगर दुश्मन कहीं हमलावर होता है तो उसका जो है भरपूर तरीके से जवाब भी दिया जा सके। इससे कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा आर्टिकल 243 में जो तरमीम है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही थी, और फिर आप क्या समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है फोर्सेस के माबैन वो अब बेहतर हो जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एक क्याम से, क्योंकि सुप्रीम कमांडर एक ही होगा? देखिए नसरुल्लाह साहब, पहले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक हेडक्वार्टर है, इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर। मैंने ये सर्व भी किया है। इसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन के अलावा दे डोंट हैव अ कमांड अथॉरिटी, जो सबसे जरूरी होती है कि आपको तीनों फोर्सेस के ऊपर एक कमांड होनी चाहिए। जो आजकल की इन्वायरमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो आप रियलाइज करते हैं कि ये बिल्कुल ही फर्क चाहिए हो गई इन्वायरमेंट। इसके लिहाज से हमें हर हालत में चाहिए था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, जो कि उनको फिर एक नई स्ट्रेटजी एक्टिवेट की जाए, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर हो उसका, और उसमें वो काफी चीजें इंप्रूव कर सके। खास तौर पर अगर आप ये देखें कि इस पर जो आजकल की चेंजिंग इन्वायरमेंट्स है, बहुत करेक्टर ही चेंज हो गया, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स हो चुकी हैं, और हमारी खास तौर पर देखा जाए लैंड ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। यहाँ पर जाहिर है कि एयरफोर्स का अपना रोल है, नेवी का अपना रोल है, लेकिन जो मैटर करती है लैंड स्ट्रेटजी, उसके अराउंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो इसलिए भी जरूरी था कि चीफ ऑफ एक आर्म फोर्सेस कमांडर होने चाहिए, जो कि अपना जेएचक्यू में ही हो, चीफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में हो, और वो पूरा इसको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए। सेकंड, इसकी एक और वजह भी आ जाती है, देखें हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी है वो कोर डिफेंस इश्यूज एंड लैंड की रहते हैं। इंडिया का आप हिंदुत्व देख लें, उनकी, उसके बाद जो एक अखंड भारत की बात कर लें, फिर वो जिससे प्रॉक्सी यूज करते हैं, फिर तो हिंदुस्तान, फिर तो खारिज इंडिया जो कश्मीर में करता है, एवरीवेयर यू सी द लैंड इज डोमिनेटेड फॉर स्ट्रेटजी है। इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी दुनिया की मॉडर्न आर्मी में भी हर जगह पर है, जब तक आपकी एक प्रॉपर कमांड ना ऊपर हो तीनों सर्विसेज के ऊपर, तो वो कोहेजन, वो कोऑर्डिनेशन वो नहीं हो सकती है। इसलिए ये जरूरी समझा गया कि ये इसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिए जाए, जो तमाम सर्विस को कंट्रोल करें। और इसके साथ देखें इसमें फिर मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर भी आ जाती है। इसमें आपकी लैंड है, एयर है, सी है, साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसके साथ और डिफरेंट वॉरफेयर आ जाती है। तो इसको भी कंट्रोल करने की यू नीड टू हैव कमांड अथॉरिटी सेंट्रल तरीके से चला सकते हैं। जी जी ब्रिगेडियर साहब, एक चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी के लिए कि जो ओहदा होगा या मियाद होगी, मुद्दत होगी, वो जो है वो ही रहेगी जो पहले मौजूद है, क्योंकि वर्दी पहन सकेंगे फील्ड मार्शल, मुराद उनको मिलेंगी ताहयात जो है ओहदा तो नहीं रहेगा। देखें, ये ओहदा जो आपकी गिवन कॉन्स्टिट्यूशन में है वही उतना ही टेन्योर होगा, लेकिन ये आजादी रैंक जो फील्ड मार्शल को होता है नेचुरली वो उसी तरह चलता रहता है। पर्क्स प्रिविलेजेस होंगी, बट देन समबडी एल्स विल कम, और फील्ड मार्शल जो लायकात कहलाएंगे वो भी है। और खास तौर पे ये फील्ड मार्शल से आई थिंक पूरी कौम का उनका मनोरंजन होना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की इमेज को उन्होंने बिल्ड किया, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में लेकर गए, और फिर इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी मुल्क को घुटने टेकने में मजबूर किया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग्स अबाउट इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस लिहाज से भी मेरे ख्याल में फिर उन्होंने तीनों सर्विस के लिए किया कि अगर फील्ड वैसे एयर के चीफ मार्शल होंगे तो वो मार्शल होंगे, वो भी उनके लिए भी ऐसे ही होगा, और अगर वो फ्लीट कमांडर होंगे इसके नेवी के तो उनके लिए भी ये मुराद होंगी। जो भी बनेगा
लेकिन बेसिकली वजह यह है कि देखें इसमें आपकी लॉजिस्टिक्स भी आ जाती है, आपकी दूसरी सपोर्ट, सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी था, और इससे आपकी कमांड में एक जो होता है कंट्रोल प्लस लैंड स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटेड विद इन दिस स्ट्रेटजी एयर एंड सी आल्सो, एवरीथिंग इज देयर, इवन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी भी आ जाती है, एवरीथिंग इज देयर। बट एक GHQ में बैठ के चीफ आर्मी स्टाफ कैन होल्ड एंड कंट्रोल द मिलिट्री ऑपरेशंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस कॉन्टेस्ट पे भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी था। इसमें कोई पॉइंट, वही टेनोर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए वही रहे, और फील्ड मार्शल का रैंक जो उन्होंने लगाया वो तो आपका हयात रहेगा। बाकी वाले जो होते हैं वो भी मिलते रहे, तो वैसे भी चीफ आर्मी स्टाफ को मिलते हैं। तो इसको गलत साइड पे नहीं लाना चाहिए, इसको कोई किसी को प्रोपेगेंडा में, सोशल मीडिया में जहां बातें हैं, आई थिंक वी शुड ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्या मकसद होगा, इंडियन क्या फेक न्यूज चलाएगा, बट पाकिस्तान की नेशन को शुड बी वेरी क्लियर और तो भी स्टैंड देशन। बिल्कुल ठीक है। मंदो खेल साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ी कॉन्शियस दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जी सूबे मजबूत हुए हैं, वफाक कमजोर हुआ है। दूसरा जो हमाद हसन साहब ने बात की कि मुशावरत जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, क्योंकि जब आईनी तरामीम हो, एक बड़ा फैसला हो, और रवायत हमारी यही रही है माजी में भी। जी बिल्कुल, हमाद हसन साहब दुरुस्त फरमा रहा है कि जमहूरियत का उसन तो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर कम अक्सरियत वाली भी हो ना भी हो, उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ANP का जिक्र किया, PTI को राजी करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में हमाद हसन साहब को टास्क दे देते हैं। वो तो असद कैसर साहब जो खुद 2 असम्बली का स्पीकर रहा है, उनने तो मसौदा पढ़े बगैर उसमें काम मुस्तरद करते हैं। यानी एक आइन का शिकायत 239 पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके तहत तो कोई भी बिल आप ला सकते हो, कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हो, और वो स्पीकर होते हुए कहते मैं मुस्तरद करता हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे? उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा कर दो, बाकी तो कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात जो ANP के हवाले से उन्होंने किया है कि ANP का भी जरूरी है, वरना पश्तूनों का जो है ना वो वोट नहीं होगा। तो हमाद हसन साहब, आपको किसने बोला कि ANP जो है ना वो पश्तूनों को करे? पश्तून उसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा पश्तून तो पीपल्स पार्टी में है। अगर आप पख्तूनख्वा असम्बली का देख ले, अगर आप बलूचिस्तान असम्बली का देख ले, अगर आप सिंध देख ले, और यहाँ कराची से पिछले असम्बली में हम 2 MNA थे, 5 MPA, इस मरतबा 1 MNA और 5 MPA है। तो खैर साहब, इस वक्त PTI के अलावा मैंडेट किसी जमात के पास नहीं, बात से मुतफिक हूं कि सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। कोई बायकॉट करे, कोई इख्तिलाफ रखे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन राय लेनी चाहिए सबसे, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। 18वीं तरमीम पर जरा कमेंट कर दें कादर मंदो खेल साहब, इतना क्यों PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये 18वीं तरमीम तो जो उसमें कुछ तरामीम की कोई जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में तरामीम होती हैं, देखा जाता है अगर वफाक की कमजोर हुआ है उसको बेहतर बनाने के लिए सोचा जा सकता है। देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सवाल ये कि 18वीं तरमीम है क्या? गालबन 105 आर्टिकल उसमें जो तरमीम गई है, उस 105 आर्टिकल में 6 महीने लगे, और ये 73 की आइन के बाद एक मुतफक्का तौर पे जो है ना वो एक मसौदा है जो असम्बली ने पास की, जहां ज़ियाउल हक ने और मुशर्रफ ने आइन का बेड़ा गर्क करके उनको तोड़ मरोड़ की है। तो उनको वापस अपनी फॉर्म में लाने के लिए उस पर 6 महीने मेहनत हुई है। तो अब उसको दोबारा छेड़ना मैं नहीं समझता कोई अक्लमंदी है। हाँ, अगर कोई ऐसे पॉइंट है, जैसा उन्होंने कहा कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या एजुकेशन है वो वफाक को वापस दी जाए, तो किस कैपेसिटी में? सवाल ये कि आपको जो वो हेल्थ वजीर या एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आपको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान में एक कॉलेज है जो इस्लामाबाद में, उसके लिए आपने एजुकेशन मिनिस्टर रख लिए, एक पिम्स अस्पताल है उसके लिए आपने हेल्थ मिनिस्टर रख लिए। अगर आपने MQM को नवाजना था तो कोई और मिनिस्ट्री देते। और दूसरी बात ये, यहाँ सिंध में आपको मैं माजी के याद दिला दूं, यहाँ कराची में जिना अस्पताल और NICH जो बच्चों का अस्पताल है या NICVD, इसके हवाले से सिंध हुकूमत उसके ऊपर खर्चे कर रहे थे, चला रहे थे। बीच में केस चला और केस में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत जो है ना वो केस हार गई है। जब हार गई है तो सिंध हुकूमत के लो जी अस्पताल हो, तो वफाक ने इनकार कर दिया है, क्योंकि जो पैसा सिंध हुकूमत इन पे खर्च कर रही थी वफाक के नाम नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वापस सिंध हुकूमत को दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ सिंध ने 10 जिलों में
टॉप के NICVD जिसको अब SICVD कहते हैं उसको बनाया है। यहाँ बेनजीर ट्रॉमा सेंटर है, या एशिया का बेहतरीन जो है ना वो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है खैरपुर जिले में। अब ये सारी काम करके खुद मेरे और शहबाज शरीफ साहब और मुस्तफा कमाल के एरिया में SICVD बना है, जो पूरा बलूचिस्तान से मरीज आता है, अंदरूनी सिंध से आता है और 2 जिलों से आता है, चाहे वो वेस्ट और केमाड़ी में ऑलरेडी मेरे हल्के में। तो अब इनकी सब कुछ के बावजूद आप कह रहे हो वापस कर दो, कैसे मानेगी पीपल्स पार्टी? मैं कहता हूं बाकी सूबों में नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह एजुकेशन के ऊपर हमारी बड़ी वर्क है, बाकी सूबों का भी है। अब आप एक वजीर को खुश करने के लिए उसको वापस ले जाए, फिर एक शोशा और छोड़ा मुस्तफा कमाल साहब ने। आज हुकूमत की हमारी बड़ी कामयाबी है वो बल्कियाती निजाम में आर्टिकल 140 जो है ना उसके अंदर तरामीम का हमारी बात मान ली गई है। तो भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपकी बात मुस्लिम लीग नून भी मान मिले तो पास कौन कराएगा? 74 तो हमारी वोट है, आप पे क्या है? और फिर दूसरी बात ये वही बल्दियाती निजाम है जो कामयाबी से चल रहा है सिंध में, जो कि पंजाब में नहीं। यानी आप उस पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं जो 3 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही है। और यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबात कराए आपने तो बाइकाट किए, आपकी जगह तो जमा इस्लामी ने ले ली है। तो अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह शोशे छोड़ जाते हैं। तो आप देख लेना, वो आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हमारी कामयाबी है, जरा मैं और आप भी देख लेंगे ये कामयाबी कहां तक उसको हासिल होगी। ठीक है हमाद हसन साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं कमर्शियल ब्रेक ले लूं, फिर आपसे ही आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमाद हसन साहब, ये तासर तो अमूमी तौर पर पाया जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे मजबूत हुए, वफाक कमज़ोर हुआ है। वफाक के पास पैसे नहीं है, वफाक चलाएं तो चलाएं कैसे? सूबों के पास जब सारे मामला चले गए, हत्ता कि आप देखें एग्रीकल्चर जो है वो आपका टैक्स है वो भी सूबों के पास है, रेवेन्यू सूबों के पास है। वफाक मुश्किल हालात में सम टाइम होता है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि सूबों ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, यानी 57 या 58% शेयर्स उनके पास गए NFC अवार्ड के बाद, लेकिन कारकर्दगी क्या रही? अब मैं खैबर पुख्तनख्वा की मिसाल ले लूँ, हेल्थ सेक्टर को आप देख रहे, एजुकेशन सेक्टर यहाँ तक आ गया कि गंडापुर साहब ने ये फैसला किया कि मर्दान यूनिवर्सिटी जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी उसकी आधी ज़मीन बेच दी जाए ताकि तनख्वाहों की अदायगी हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वही हुकूमत जो उनकी कंटिन्यूटी है, और चंद दिन बाद वो फैसला करते हैं कि हम अरशद शरीफ मरहूम के नाम से नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। एक तरफ तनख्वाहों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच रहे हैं, दूसरी तरफ नई यूनिवर्सिटी का ऐलान कर रहे हैं। ये तो हालत है, और ये सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा में नहीं बल्कि दूसरों सूबों में भी जो उनको शेयर्स मिले या जो उनके पास पैसा है तो उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थे। लेकिन इसका हल ये तो नहीं निकला जा सकता कि हम जो इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है ग्लोबली पूरी दुनिया में, तो हम एक मुखालिफ मुतज़ाद संत में चले और हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ आ जाएं कि हाँ भाई जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको हम फिर से कमज़ोर कर लें और हम फेडरेशन को मजबूत कर लें। फेडरेशन तो तब मजबूत होगी जब आप फेडरेटिंग यूनिट्स को मजबूत बनाएंगे, खुद मुख्तार बनाएंगे, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं। अब अगर हम इन इकाइयों को, इन यूनिट्स को कमज़ोर करेंगे तो खैबर पुख्तनख्वा में आप देख ले बदतरीन दहशतगर्दी की सूरत हाल है, गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है, सूबा 800 अरब का मकरूज हो चुका है, सियासी अनार की अपनी इंतहा को छू रही है। अभी मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि हमारे के पुख्तून बहुत सारे पीपल्स पार्टी में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम में भी है, ANP में भी है और जमातों में भी है। लेकिन क्या मैंडेट मिला है इनको? मैंडेट उन्होंने उसी PTI को दिया जिन्होंने उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब अगर वोट गलत फैसला कर रहा है तो ठीक है, हम उसको गलत फैसला कह सकते हैं, लेकिन हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते ना। हम उन वोटरों को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई आ जाए, 73 कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब ने बनाई थी, आप इनको वोट दे दे। हम कहे कि मियाँ साहब ने मोटरवे और एटमी धमाके किए थे, आप इनको वोट दे दे। वो तो उनकी मर्जी है, अगर वो गलत फैसला कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो ये ना, ये तो हकायक है कि उन्होंने इनको मैंडेट दिया है। तो कितने पुख्तून होंगे, पीपल्स पार्टी में कितने होंगे, NP में कितने होंगे, जमीयतुल उलमा इस्लाम या मुस्लिम लीग में कितने होंगे? मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर मैंडेट उन्होंने दिया है तो आप डिसोन न करें, आप उसी रवायत पर चले जिस पर आपके लीडर हमारे साथ मैंडेट जो डिक्लेयर्ड होता है, जो जीतने वाला है, इतराजात आप कर सकते हैं, मैंडेट वही होगा ना। यानी ये PTI के क्लेम को मान ले, वो तो कहते हैं सारी सीटें हमारी हैं।
अब देखे उससे इनकार तो नहीं है ना कि पीटीआई वो पॉपुलरिटी एक अलग चीज है, लेकिन संजीदगी उनकी ये है कि 12 साल से पुख्तनख्वा में बैठे हैं और इसी पाकिस्तान में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक जो सबसे ज्यादा जो फेडरेटिंग यूनिट तबाह होकर रह गया है वो इसी पीटीआई के पास है, लेकिन फिर भी मैंडेट उनको मिला है, उससे इनकार तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए सियासी जमात उनका बयानिया क्या है? उनका बयानिया अभी तक ये चल रहा है कि वो देखो वो प्लेट में ज़मीन पर बैठा चावल खा रहा है, वो जा नमाज पर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, वो चप्पल पहन रहा है, उसके कमीज़ में मूरियाँ हैं। ये बयानिया एक जज्बाती बयानिया, उस जज्बाती बयानिए के पीछे। लेकिन एक और बात देखिए, जिस मुल्क में मलिक साहब 40 साल तक मार्शल लॉ लगी हो, जिस मुल्क में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंतहाई कमज़ोर रहे हो, तो क्या वहाँ पर ये शऊर नहीं होगी जो इस वक्त मौजूद है? आप पहले जमहूरियत को तो मजबूत बनाए, आईन और कानून को मुस्तहकम बनाए, जमहूरी इदारों को मजबूत बनाए, फिर खुद ब खुद शऊर भी आ जाएगा, फैसले भी बेहतर होने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है कादर मंदो खैर साहब, एक तरफ जो हम बात करते हैं वसाइल की, लेकिन वसाइल की जो अखराजात हैं उस पर बड़े सवाल उठते हैं। अब IMF ने कहा जी कि अगर आपने $1.2 अरब लेने हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी के तमाम मसासे जाहिर करने होंगे, अदालतों की परफॉर्मेंस बतानी होगी, सरकार की जो ज़मीनें हैं लैंड का रिकॉर्ड दिखाना होगा, SIFC की जो मुआहदे हैं जो उसको मंजर आम पर लाना होगा, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको स्टेट बैंक के बोर्ड से निकालना होगा। ये मुतालबात अब पूरे करेंगे तो तब आपको जो है अगली किस्त मिलेगी वर्ल्ड जो है वो IMF की तरफ से। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है एक बड़ी ताकतवर है, ये सारे शाफिया से मिलकर फंड्स जो रिलीज भी होते हैं वो खा जाते हैं, यानी मुमकिन तौर पर देखा जाए बहुत बड़ी करप्शन होती है। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, मैंने असम्बली में बाकायदा बिल पेश किया था और उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि आप ये बताएं कि यही ब्यूरोक्रेसी जो करप्शन की इंतहा तक पहुंची हुई है, आप इनको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं और बहुत सारे इस वक्त भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के लोग एक्सटेंशन बैठे हैं, तो ये हमारे बेटे बेटियां जो पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कहाँ जाएंगे? तो मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दी बिल के नहीं, हमें जरूरत है। दूसरा सवाल मैंने ये कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिनकी लिमिटेड तनख्वाह होती है, आप मुझे बताओ उनके पास अरबों खरबों रुपए के असासे कहां से आते हैं? तो IMF ने पिछली असेंबली मुझे याद पड़ रहा है, उनने शर्त लगाए फिर साल में 2 मरतबा इनके असास्ताजात जो है ना वो डिक्लेयर होंगे, लेकिन वो सारे कागजात में हो गए। आज भी अगर आप देख ले, मैं आपको एक मिसाल दूं, जो बलूचिस्तान का सेक्रेटरी खजाना पकड़ा गया, उसके घर से, वहां मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं उस मोहल्ले में जियोर कॉलोनी कहते हैं, वहां उनसे 85 अरब रुपए निकले। शो कितने किए? 13 अरब रुपए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका मैंने पूछा क्या हुआ, तो बरी हो गया। उसके बाद एक और ब्यूरोक्रेट कराची में, अगर आपको याद हो, PSHS सोसाइटी में जो घर महल नमा घर तक गाड़ियां वही सारे निकली, क्या बना उसमें कुछ पता है आपको? DG पार्क रात बनो। सवाल ये कि ये अरबों खरबों रुपए होते हैं और बदनाम कौन होता है? सियासतदान। दस्तखत होता है ब्यूरोक्रेसी का, अकाउंट होता है ब्यूरोक्रेसी का। सियासतदान के बारे में मैं कहूंगा जो MPA मैंने है, कोई 5% लेता है, कोई वो भी नहीं लेता है, लेकिन जब हुकूमत बदल जाती है तो यही ब्यूरोक्रेसी जम मार की अगले हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और वो MPA मैंने मिनिस्टर जो है ना वो नेब और जेलून के चक्कर लगाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी तो है फसाद की जड़, और अब मजीद ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर हुकूमत इस तरह हरबे कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान को मजीद नुकसान देगा। और फिर इन ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ये कहूंगा कि इनके जो असासजात है, जो इनकी बेगमा ट्रेवल करती है, बाहर मालिक के बच्चे बाहर मालिक के गाड़ियां रेस्टोरेंट में शॉपिंग करते हैं, ये रोज हम सुनते हैं BR ये करेगी वो करेगी, वो पता नहीं कब करेगी, ये तो देखने को है। बिल्कुल ठीक है हमाद हसन साहब, IMF की शर्त तो माननी पड़ेगी। रिपोर्ट जुलाई में हमने शाया करनी थी जिसको हमने शाया नहीं किया, अब अगर पैसे लेने हैं तो रिपोर्ट तो शाया करनी पड़ेगी। देखिए मलिक साहब, मैं उन साफियों से हूँ जो जैक ऑफ ऑल नहीं बनते, यानी मेरा बीट नहीं है फाइनेंस, लेकिन मैं बहैसियत मजमूई बात कर लूँ ज़रा तारीख़ी तनाजुर में। यानी एक वक्त था अभी थोड़ी देर पहले कि श्रीलंका बनने की बातें हो रही थी, IMF को खतूत लिख के जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत के जमहूरी इक़दामात या इख्तियारात या पार्लियामेंट और आईन और कानून की बालादस्ती के हवाले से हम बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो तो इस हुकूमत का हमेशा से अच्छा रहा है।
यानी पंजाब में आप शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, ब्यूरोक्रेसी के स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेसी के बारे में IMF का ये कहना कि इनके असासे हुकूमत मंजर-ए-आम पर लेकर आए, कहीं ना कहीं डॉट्स मौजूद है ना जी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के असासे मंजर-ए-आम पर आएंगे तो क्या उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पंसेगी? अभी मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, तो इस ब्यूरोक्रेसी के पीछे कोई और नहीं होता? वो जिस सेक्रेटरी की बात की कि 85 अरब निकले थे, मुश्ताक नाम था गालिबन, बलूचिस्तान के सेक्रेटरी थे, या जिस ब्यूरोक्रेट कराची वाले की बात की, या एक और बात मैं कर लूँ, ताहिर खुर्शीद थे पंजाब के बुजदार दौर में, अभी एक क्लर्क को पकड़ा है कैसर इकबाल CNW के, अरबों रुपए वो रंग के डब्बों से भी पैसे निकलते रहे, वो वीडियो सारे सामने आ चुके। करप्शन एक चैलेंज तो है ना, ये करप्शन क्या किसी बैक के बगैर, किसी पुश के बगैर, किसी सपोर्ट के बगैर मुमकिन है? ब्यूरोक्रेसी तो उस निजाम का एक हिस्सा है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साहब जिस तरीके से हमारे यहाँ करप्शन आम हुई है, आपको लगता नहीं है सरकारी अफसर आता है सोचता है ये कि मैंने पैसे कैसे बनाने हैं, उसे सपोर्ट ना भी मिले? हमने कई अफसरान को देखा है जो बिल्कुल किसी बगैर सपोर्ट के जो है वो आते हैं और सारे दिन रात पैसे बनाते हैं। करप्शन चैलेंज तो है ना हमारे लिए। तो पूरे निज़ाम को चेंज करें। जब आप 150 साल पुराना ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम चलाएंगे, यानी मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, हमने सख्त तनकीद की, उस वक्त भी की, बाद में भी की, लेकिन वो जो लोकल बॉडी सिस्टम लेकर आए थे ना, उसने जिली नाजिम को मजबूत बनाया था, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को उसने मजबूत बनाया, वो अवाम को जवाबदेह था, सब कुछ उसकी मर्जी से होता था, अवाम डायरेक्ट उनके पास जाते थे और उनसे बात करते थे। जब आप डिस्ट्रिक्ट, जब आप लोकल गवर्नमेंट के निजाम को मजबूत नहीं बनाएंगे तो ऊपर सतह पर फिर कुछ नहीं होगा। हमाद हसन साहब, कादर मंदखेल साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।